हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है। तो सबसे पहले कि जैसे अपन ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पढ़ा है, तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में हमने तीन प्रोसेसेस पढ़ी थी। ठीक है। तो पहला प्रोसेस पढ़ा था अपन ने रेप्लिकेशन, जिसमें आपका जो डीएनए है इट इज़ रेप्लिकेटेड इनटू अनदर कॉपी। तो डीएनए से आपका डीएनए बनेगा। उसके बाद आपके पास में सेकेंड होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमने बनाया था आरएनए। ठीक है। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या किया था, आरएनए को सिंथेसिस किया था। और लास्ट है आपका ट्रांसलेशन, जिसमें हमने बनाया था प्रोटीन को। ठीक है। तो ये जो आपके तीन प्रोसेसेस है, डीएनए इज कन्वर्ट टू आरएनए, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरएनए जो भी है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रीड करके उसको यूज़ करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसलेशन। और डीएनए से अगर अपन डीएनए बनाते हैं उसको बोलेंगे अपन रेप्लिकेशन। तो आपका जो जीन एक्सप्रेशन जो टर्म है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जीन एक्सप्रेस होना, इसका मतलब जो भी आपके डीएनए में इंफॉर्मेशन दिया है फॉर पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन और पर्टिकुलर इवेंट, जैसे अपन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको राइबोसोम्स बनाना है, आपको टीआरएनए बनाना है। तो हमारा जो जीन एक्सप्रेशन है, इसमें प्रोडक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका आरएनए हो सकता है या फिर आपका प्रोटीन हो सकता है। तो जीन एक्सप्रेस हुआ ये आप कब बोलोगे? तो हमारे पास में ये आपका डीएनए है। ये जो आपका डीएनए है, इसके पास पर्टिकुलर कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में लिखी है उसको अपन बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है। तो ये हमारे पास में जीन है। तो जीन मीन्स क्या? पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये आपका जीन है। इसके पास, इसको अपन जीन या कोडिंग रीजन क्यों बोल रहे हैं डीएनए का? ये आपका कोडिंग क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी आपका डीएनए का सीक्वेंस होता है वो सभी सीक्वेंस आपके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो इसका अगर अपन सीक्वेंस देखेंगे तो इसका सीक्वेंस आपको 4 न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में ही मिलेगा, ATGC बराबर। तो थ्रू आउट द जीनोम आपको सिर्फ एक ही सीक्वेंस मिलेगा, ATGC। ठीक है। ATGC इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपका अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को अपन वहाँ पे रखते जाएंगे, बट 4 ही टाइप के आपके न्यूक्लियोटाइड्स आपके जीनोम में मिलने वाले हैं। ठीक है। हर एक कोई भी अगर फ्रैगमेंट को लोगे आप जीनोम के, तो वो फ्रैगमेंट आपको सेम दिखेगा क्योंकि उसमें 4 ही न्यूक्लियोटाइड रहने वाले, उससे ज़्यादा आपके न्यूक्लियोटाइड्स नहीं रहेंगे। ठीक है। बट कुछ सीक्वेंसेस को अपन कोडिंग बोलते हैं, कुछ सीक्वेंसेस को अपन नॉन कोडिंग बोलते हैं। तो इसका रीज़न अपन ने क्या बोला था कि कोई भी सीक्वेंस जो है, इसको अगर आपको कोडिंग बोलना है तो वो सीक्वेंस के ऊपर आपको प्रमोटर को रखना पड़ता है। तो अगर आपने प्रमोटर को रख दिया तो प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज एंड देन इट स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग पर्टिकुलर जीन। ठीक है। तो ये आपका जीन जो है, इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा अगर वो प्रमोटर है तो इसका मतलब क्या, कोई भी सीक्वेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है इसको अगर आपको कोडिंग बनाना है तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रमोटर रखना पड़ेगा। अगर कोडिंग सीक्वेंस को नॉन कोडिंग बनाना है, नॉन एक्सप्रेसेबल बनाना है, तो प्रमोटर को निकाल दो। नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, उसमें प्रमोटर को इंसर्ट कर दो तो वो आपका क्या हो जाता है, कोडिंग हो जाता है। अब प्रमोटर को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज इसको डिटेक्ट करेगा और जीन एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जीन एक्सप्रेशन अगर स्टार्ट होता है तो इससे आपको क्या मिलेगा, एमआरएनए मिलेगा। एमआरएनए जो है इस
इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपका राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया। तो अगर फाइनली आपको प्रोटीन मिलता है तो इसका मतलब आपका जीन एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। बट कुछ कुछ जीन्स जो है ये आपके प्रोटीन के लिए नहीं होते, सारे जो कोडिंग सीक्वेंसेस है ये प्रोटीन के लिए नहीं होते। कुछ सीक्वेंसेस आपके आरएनए के सिंथेसिस के लिए होते हैं। तो हमारे पास में आरएनए अलग अलग टाइप के हैं, तो इससे आप अगर एमआरएनए बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। बट ये जीन का एक्सप्रेशन करने के बाद आपको राइबोसोमल आरएनए मिलता है, टीआरएनए मिलता है, या बाकी के आरएनए मिलते हैं, तो भी वो हमारा जीन एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक तो आरएनए होने चाहिए, ठीक है, एक तो आरएनए होने चाहिए या फिर आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो आरएनए और प्रोटीन अगर आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट मिल गया तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारा जीन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो कोई भी कोडिंग सीक्वेंस जो है ये जब एक्सप्रेस होता है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट आरएनए और डीएनए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया जीन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट कि जीन एक्सप्रेशन आप किसको बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को पढ़ना है, ठीक है। हम स्टडी कर रहे हैं हेक्सोकाइनेज जीन को, तो हेक्सोकाइनेज जीन जो है ये आपका अगर एक्सप्रेस होता है तो ये हेक्सोकाइनेज प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और हेक्सोकाइनेज जो है ये बाय यूजिंग एटीपी आपके ग्लूकोज का कन्वर्शन करता है, किसमें, आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो अगर हेक्सोकाइनेज जीन जो है इसका एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है तो हेक्सोकाइनेज जीन का एक्सप्रेशन आपको फाइनली देखना है कि उसका एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी जीन का एक्सप्रेशन अगर आपको देखना है तो हम जीनोमिक लेवल पे जाके उसको स्टडी नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीन एक्सप्रेशन मतलब अगर आपने कंसिडर किया कि वो आरएनए बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए के साथ में बाइंड होना चाहिए। तो वो लेवल पे जाके अपन डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको सिंपली क्या करना है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर फैक्टर जो हेक्सोकाइनेज जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है या कम करता है उसको आप स्टडी कर रहे हो, तो वो फैक्टर के प्रेजेंट में आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन देखोगे। तो एक्सप्रेशन कैसे देखा जाता है, आप पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें वो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको स्टडी करो। अगर एक्सप्रेशन आपके कंट्रोल वैल्यू से अगर आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब उसका एक्सप्रेशन हो गया। अगर कंट्रोल वैल्यू से अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया मतलब आपके पास में एंजाइम कम प्रोड्यूस हुए थे। तो इन दिस वे आप प्रोटीन लेवल पे कोई भी जीन का एक्सप्रेशन देख सकते हो। तो प्रोटीन लेवल पे ही जीन का एक्सप्रेशन देखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया आपका जीन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। अब अपन बात करते हैं कि हम रेगुलेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन जो है जीन रेगुलेशन आप कोई भी स्टेज पे कर सकते हो। तो जैसे अपन ने बोला कि जीन रेगुलेशन जो है ये अलग अलग स्टेजेस पे किया जाता है। तो जीन रेगुलेशन अपन किस लिए कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपके पास में जीनोम है, ठीक है, मतलब आपका ये जीन है, जीन है, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड होता है तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, एमआरएनए प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन।
अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करते तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में आपका यूकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो है इसमें हमने 5 प्राइम कैपिंग पढ़ा है, उसके बाद में इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग पढ़ा है, और उसके बाद में हमने पढ़ा है 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, तो ये 3 जो आपके मैकेनिज्म हैं इनको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब mRNA जो है इसमें नंबर ऑफ एक्सॉन इंट्रॉन्स थे, तो इसको आपने इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। अब आपके पास में सिर्फ बचे हैं एक्सॉन। ठीक है, अब ये आपका मैच्योर्ड आरएनए हो गया, ये आपका प्रिकर्सर आरएनए था। ठीक है, तो ये प्रिकर्सर एमआरएनए था, इसको अपन ने क्या किया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो आरएनए रहेगा इसको अपन भेजेंगे किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो ये सारी जो प्रोसेस है आपकी, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे कैरिड आउट हुई, आपकी न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियस से हम इसको कहाँ पे भेज देंगे, आपके साइटोसोल में। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस में था, अपन ने इसको भेज दिया कहाँ पे, अभी साइटोसोल में। साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद आपका जो प्रोटीन है, जो आपका आरएनए रहेगा, इसका अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया साइटोसोल में, और साइटोसोल में आने के बाद में हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रोटीन बनेगा, तो ये आपका प्रोटीन बन गया। ठीक है, बट प्रोटीन जो बना है ये प्रोटीन डायरेक्ट आपका एक्टिवेट नहीं होता। प्रोटीन जो है इसका अपने को क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस अपन ने अलग अलग टाइप के पढ़े थे, इंक्लूडिंग एन लिंक एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, है ना। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाएगा, और फाइनली आपके पास में आ जाएगा एक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन अगर आपका एक्टिव है तो ये आपको पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन जो है इसको कैरिड आउट करेगा। बायोकेमिकल रिएक्शन को अगर ये कैरिड आउट करता है तो फाइनली हम बोलेंगे कि हमारा जो जीन है वो एक्सप्रेस हो गया है। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारा जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन हुआ है ये आप कब बोल सकते हैं, जब आपके पास में फाइनली एक्टिव प्रोटीन मिल गया है। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन आपका हुआ है ये आप कंफर्मेशन के साथ तभी बोल सकते हो जब आपका एक्टिव प्रोटीन कोई तो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो, या कोई तो भी ऐसे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से अगर लेते हो यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो लेवल पे आपने कंट्रोल किया, उसको जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ, आपका ट्रांसक्रिप्शन को अपने इनिबिट करके रखा है, तो भी आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगी प्रोटीन की। आपका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, मतलब जो इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग है वो आपने बराबर नहीं किया है, तो आपका जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि विदाउट मॉडिफिकेशन हम उसको साइटोसोल में भेजते ही नहीं, है ना। तो विदाउट मॉडिफिकेशन अगर आप उसको साइटोसोल में नहीं भेज रहे हो तो इसका मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी आपका रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, चलो
आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी हो गया है, आपने उसको साइटोसोल में भेज दिया। साइटोसोल में उसका भी ट्रांसलेशन होगा तो राइबोसोम उसको रिकॉग्नाइज करेगा। राइबोसोम उसको अगर रिकॉग्नाइज करता है तो ट्रांसलेशनल लेवल पे भी आपका क्या होता है, रेगुलेशन होता है, जिसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को आपने इनिबिट करके रखा तो भी आपका रेगुलेशन, आप बोलोगे कि मैंने ट्रांसलेशनल लेवल पे भी रेगुलेशन किया। ट्रांसलेशन अगर नहीं होता तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एक्टिविटी नहीं दिखेगी। ट्रांसलेशन भी हो गया, प्रोटीन बन गया, बट आप रेगुलेशन कर रहे हो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आपका और एक एग्जांपल है फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन। प्रोटीन तो बन गया है बट वो प्रोटीन जो है ये एक्टिव होता है ओनली इन दी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। तो आपको उसका फॉस्फोरिलेशन करना पड़ेगा, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने मेटाबॉलिज्म में पढ़े हैं कि कुछ एंजाइम फॉस्फोरिलेशन करने से एक्टिव होते हैं तो कुछ डिफॉस्फोरिलेशन करने से एक्टिव होते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में अपने को क्या करना है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस हमें पढ़ना है। जैसे आपका ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, प्रोटेलिटिक क्लीवेज हो गया, इंसुलिन जिसका फ्रैगमेंट आप जब तक बाहर नहीं निकालते तब तक वो एक्टिव नहीं होता। आपके zymogens जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स भी आपके जब तक उनका प्रोटेलिटिक क्लीवेज आप नहीं करते तब तक वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है प्रोटीन्स के जो आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ही क्या हो पाते हैं, एक्टिव हो पाते हैं। तो फाइनली अगर आपका प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया, प्रोटीन एक्टिव हो गया, तो उसकी एक्टिविटी आपको दिखने वाली है। प्रोटीन की अगर आपको एक्टिविटी दिख गई तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारा जीन आपका फाइनली एक्सप्रेस हो गया है। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि जीन से ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए प्रोड्यूस हो गया तो जीन एक्सप्रेस हो गया, ऐसे नहीं। जीन कोई भी एक्सप्रेस हुआ है तो उसका आपको फाइनली एक्टिविटी दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर फाइनली आपको एक्टिव प्रोटीन मिलता है, उसकी एक्टिविटी अगर आपको दिखाई देती है तो ही आप क्या बोलोगे, हमारा जीन एक्सप्रेस हुआ। तो जीन रेगुलेशन जो है ये फ्रॉम द जीन एक्सप्रेशन और फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन टू दी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यहाँ इतने सारे आपके स्टेजेस है, इसमें से आप कोई भी स्टेज के ऊपर आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, आप ट्रांसलेशनल लेवल पे, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे आप कहीं पे भी मॉडिफिकेशन, कहीं पे भी आपका रेगुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो जीन रेगुलेशन होता है, ये जीन रेगुलेशन अलग अलग स्टेजेस के ऊपर होता है ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे आपका जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट अगर आपको पढ़ना है यहाँ पे, so gene regulation in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में अगर आपको जीन रेगुलेशन को अगर पढ़ना है तो आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, तो एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आपको जीन रेगुलेशन पढ़ना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे देखो कि जीन जो है ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जीन का मतलब होता है कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, और जीन जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन,
ठीक है। और दूसरा होता है आपका रेगुलेटरी जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन, ये दोनों जो है आपके, इसमें डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चरल जीन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स, ठीक है, दैट इन्वॉल्व इन दी मेटाबॉलिज्म और इन्वॉल्व इन दी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या फिर आपके जो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस है जैसे एनाबोलिज्म हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया, इसमें ये आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है ये अगर एक्सप्रेस होते हैं तो फाइनली आपको प्रोटीन मिलेगा जिसका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस में रहेगा। उसके बाद में रेगुलेटरी जीन जो होता है ये आपका प्रोड्यूस करता है प्रोटीन एज वेल एज आरएनए। तो आरएनए जो है ये आपके रेगुलेटरी होते हैं। रेगुलेटरी मतलब जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका नाम ही क्या है? रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन का मतलब क्या? इसके जो भी प्रोडक्ट रहेंगे इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसके लिए? आपके रेगुलेशन के लिए। तो प्रोटीन एंड आरएनए ये दोनों जो है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसके लिए? रेगुलेशन के लिए। तो इट रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चरल जीन है इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम होता है आपके रेगुलेटरी जीन्स का, ठीक है। रेगुलेटरी जीन जो भी आपके प्रोडक्ट बनाती है वो आपके स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को क्या करने वाली है? ऑन या ऑफ करने वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशन आपका दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा होता है निगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन जो है इसका मतलब रहेगा इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिवेटर, ठीक है। और निगेटिव रेगुलेशन जो है किसको बोलोगे? अगर कोई आपका इनिबिटर है और वो रेगुलेशन कर रहा है या वो एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? निगेटिव रेगुलेशन। तो निगेटिव का मतलब होता है कि जो भी जीन एक्सप्रेशन है उसको अगर इनिबिटर कंट्रोल करता है तो उसको बोलेंगे अपन निगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। तो आपका एक्टिवेटर एंड इनिबिटर जो है इसमें डिफरेंस क्या है? तो एक्टिवेटर बाइंड एट इन्हांसर सीक्वेंसेस, ठीक है। इन्हांसर सीक्वेंस जो है ये आपका पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है जिसके साथ में आपका एक्टिवेटर बाइंड होता है, ठीक है।
तो एक्टिवेटर अगर बाइंड होगा तो जीन एक्सप्रेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन बढ़ता है मतलब इन्हांस होता है, तो इसलिए एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट को अपन क्या बोलते हैं, इन्हांसर सीक्वेंसेस। इनिबिटर अगर आपका बाइंडिंग की बात करें तो इनिबिटर बाइंड एट रिप्रेसर सीक्वेंस और इट इज बाइंड एट ऑपरेटर, ठीक है। और आपका जो जीन एक्सप्रेशन है, ये जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपका सप्रेस होगा, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन आपका इस केस में इनिबिटर अगर बाइंड होता है तो जीन एक्सप्रेशन आपका सप्रेस हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या है इनिबिटर और एक्टिवेटर का फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? तो ये बाय दी पॉजिटिव एलोस्टेरी आपके जीन को एक्सप्रेस करता है। एलोस्टेरी का मतलब क्या होता है, एलोस्टेरी एक्सप्लेन करता है आपके पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशनल चेंज को, ठीक है। तो एलोस्टेरी का मतलब होता है कि जो आपके आरएनए का क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स था उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, ओपन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ओपन कॉम्प्लेक्स अपन ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपका डीएनए, डीएनए के साथ में अगर आपका ये आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड होता है तो अपन बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंडिंग करता है तो ये आपका क्लोज्ड एंड लूज कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ट्विस्टिंग होती है, अनवाइंडिंग स्टार्ट होता है। अनवाइंडिंग स्टार्ट होने के बाद में आपका जो आरएनए पॉलीमरेज रहेगा ये क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे टाइट बाइंडिंग करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, टाइट बाइंडिंग अगर हो गई मतलब ये आपका ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको अपन ने बोला था टाइट बाइंडिंग ओपन कॉम्प्लेक्स। टाइट बाइंडिंग ओपन कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होता है तो फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट इन केस ऑफ इनिबिटर, इनिबिटर के केस में आपको निगेटिव एलोस्टेरी देखने को मिलेगी। निगेटिव का मतलब अपोजिट, ठीक है। तो निगेटिव एलोस्टेरी का मतलब क्या होता है कि अपोजिट मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपका ओपन कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, क्लोज में, ठीक है। तो ओपन कॉम्प्लेक्स जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा, या फिर जो क्लोज्ड है ऑलरेडी उसको वो क्लोज ही रखेगा, ओपन नहीं होने देगा, ठीक है। तो विदाउट अनवाइंडिंग आरएनए पॉलीमर टाइट बाइंडिंग नहीं कर सकता और आपका जब तक टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं मिलेगा तब तक आरएनए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। एक हो गया पॉजिटिव एलोस्टेरी मैकेनिज्म, दूसरा है आपका पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब इट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर। तो ये क्या करता है, आपके आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन पे रिक्रूट करने का काम करता है। तो अगर एक्टिवेटर इन्हांसर सीक्वेंस के साथ में बाइंड हो गया तो वो रिक्रूट करेगा किसको, आपके आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। तो इन केस ऑफ इनिबिटर वहाँ पे आपको निगेटिव कोऑपरेटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो निगेटिव कोऑपरेटिविटी जो है इसमें आपका रिप्रेसर अगर बाइंड हो गया कहाँ पे, आपके
ऑपरेटर रीजन पे, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर रिक्रूट नहीं होने देता, इसलिए अपन यहाँ पे निगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव कोऑपरेटिव मतलब वो बाइंड हो गया तो दूसरे को बाइंड होने ही नहीं देगा। तो एक्टिवेटर जो है इट एक्ट बाय पॉजिटिव एलोस्टेरी एंड पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी मैकेनिज्म टू एक्सप्रेस द जीन। ठीक है, तो इनिबिटर जो होता है इट एक्ट बाय द निगेटिव एलोस्टेरी एंड निगेटिव कोऑपरेटिविटी टू सप्रेस द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो रेगुलेशन है इसको अपन ने पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन अगर हम जीन को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन अगर आपने जीन को क्लासीफाई किया, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन जीन आपका दो टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरा हो जाता है कंट्रोलेबल। और रेगुलेटिव। ठीक है, तो जीन जो है इसको अपन दो टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। इसमें रेगुलेटिव का मतलब क्या, उसको इन्हांसर और रिप्रेसर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज रेगुलेटेड बाय इन्हांसर और रिप्रेसर। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हाउस कीपिंग। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग का मतलब हमेशा हम उसके प्रोडक्ट को हमारे सेल में रखते हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं, मतलब हमारे सेल का हिस्सा है। ठीक है, मतलब ये हमेशा क्या होते रहते हैं, एक्सप्रेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलेशन का बेसिक कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे एग्जांपल्स की तरफ कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे पॉजिटिव रेगुलेशन एंड निगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी लैकोपेरॉन। ठीक है, तो फर्स्ट लैक ओपेरॉन। ठीक है, यहां पे हमें अलग अलग ओपेरॉन पढ़ने हैं फॉर दी ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ठीक है, और इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन जो है ये पक्का एग्जाम में बनता है। तो 4 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का आता है। तो हर एक पेपर में लैक ओपेरॉन या फिर बाकी के जो ओपेरॉन हम पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है। लैक ओपेरॉन जो है आपका, इसमें फर्स्ट की ओपेरॉन का मतलब क्या, तो ओपेरॉन मतलब नंबर ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन प्रमोटर। तो ये जो आपके नंबर ऑफ जीन्स है ये कॉमन प्रमोटर के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन प्रमोटर के अंडर में काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या,
तो आपके पास में जैसे एक जीन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक जीन के लिए आपको क्या रखना पड़ता है, एक प्रमोटर रखना पड़ता है, तभी वो एक्सप्रेस होगा। जैसे प्रोकैरियोट में अपन यहाँ पे जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास में -10 एंड -35 ये आपके क्या होते हैं, दो प्रमोटर्स होते हैं। ये आपका +1 साइट रहेगा और +1 साइट से अभी आप न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। एक प्रमोटर अगर आपके पास में है तो वो कोई भी डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। हमारे पास में यहाँ पे +1 साइट है, ये आपका अलग अलग जीन का सीक्वेंस है, ठीक है। और ये सारे जो आपके जीन्स है, ये ए जीन, ये आपका बी जीन, ये सी जीन और ये डी जीन, ये सारे जीन के लिए एक ही प्रमोटर है। मतलब एक बार अगर आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर के साथ में बाइंड हो गया तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ तक करेगा। मतलब एक साथ आपके चारों भी जीन जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। ये अगर आपके पास में इस टाइप के जो अरेंजमेंट है जीन का, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओपेरॉन। और अगर ओपेरॉन एक्सप्रेस होता है तो एमआरएनए आपका यहाँ से बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये रहेगा 3 प्राइम एंड, ये रहेगा आपका 5 प्राइम एंड। यहाँ पे रहेगा ए के लिए सीक्वेंस, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए आपके पास में कोडिंग सीक्वेंस है। इस टाइप के एमआरएनए को बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, सिस्ट्रॉन का मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉली मतलब आपके नंबर ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस और नंबर ऑफ आपके प्रोटीन्स के लिए अलग अलग यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए जो है ये अगर आपका एमआरएनए आपका ट्रांसक्राइब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होने, इसका ट्रांसलेशन अगर होता है तो ट्रांसलेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए बी सी एंड डी, ये आपको क्या मिलेंगे, 4 अलग अलग प्रोटीन्स मिलेंगे। या फिर ये जो आपका एमआरएनए होता है इसको अपन भेज देंगे किसके लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, स्प्लाइसिंग के लिए। तो इससे आपको अलग अलग एमआरएनए मिल सकते हैं। समझ में आया क्या? तो इससे आपको ये अलग अलग एमआरएनए मिल सकते हैं। ये एमआरएनए को फिर से आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्प्लाइसिंग भी हो सकता है, स्प्लाइसिंग से आपको एमआरएनए मिल सकता है। या फिर जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसका पहले एक ही आरएनए बनता है, उसका फिर अपन स्प्लाइसिंग करते हैं तो आपको अलग अलग 28S वाला, 5S वाला एंड 8S जो है ये आपके राइबोसोमल आरएनए, 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए एक ही आपके आरएनए से सिंथेसिस होते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए जो रहेगा इसको आप डायरेक्ट प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये इसको आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको पहले स्प्लाइसिंग करो, तो स्प्लाइसिंग से आपको आरएनए मिल जाएगा। या फिर स्प्लाइसिंग के बाद में अगर आपको कोडिंग सीक्वेंस एमआरएनए मिलता है तो फिर उसको फिर से आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है इससे आपके नंबर ऑफ आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ओपेरॉन का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, बट लैक का मतलब क्या होता है। तो जैसे ओपेरॉन वर्ड ये जब भी अपन यूज़ करेंगे तो उसके सामने उसके मेटाबोलाइट का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ने लैक ओपेरॉन रखा है तो आप ट्रिप ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन या लाइसिन के लिए लाइस ओपेरॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में अलग अलग जो मेटाबोलाइट है या अलग अलग जो आपके सबस्ट्रेट है
उसको यूज़ करने के लिए आपके पास में यहाँ पे अपन जीन का सीक्वेंस अपन ने रखा है, ठीक है। तो अगर अपन ने लैक्टोपेरॉन ये वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब हमारे पास में जो मेटाबोलाइट है, मेटाबोलाइट मतलब क्या, एक ऐसा आपका सबस्ट्रेट या ऐसा मॉलिक्यूल जिसको अपन क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म में यूज़ करेंगे। तो लैक्टोज जो है इसके मेटाबॉलिज्म के लिए हमें जो जीन को एक्सप्रेस करना पड़ता है उसको अपन बोल देंगे ओपेरॉन, ठीक है। तो ओपेरॉन क्यों बोल रहे, क्योंकि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए आपको नंबर ऑफ जीन्स लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीन्स को आप यूज़ कर रहे हो किसके लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। आपके पास में नंबर ऑफ जीन हैं वो एक्सप्रेस होंगे, उससे प्रोटीन बनेंगे और वो प्रोटीन इन्वॉल्व रहेंगे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर आपको एक ही मेटाबोलाइट के मेटाबॉलिज्म के लिए नंबर ऑफ जीन्स अगर लग रहे हैं तो आपको उसको अलग अलग कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी का काम एक साथ है। तो वो सभी जीन्स को आप क्या कर दो, एक ही प्रमोटर के अंडर में रख दो। तो आरएनए पॉलीमरेज एक ही बार बाइंड होगा और आपका पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाएगा, उससे आपको नंबर ऑफ प्रोटीन्स मिल जाएंगे और ये सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे किसके लिए, आपके लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। इसलिए इस ओपेरॉन को बोला जाता है लैक ओपेरॉन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता है ट्रिपोपेरॉन तो हमारा जो मेटाबोलाइट है वो ट्रिप्टोफैन होता, ठीक है। अब देखो कि ओपेरॉन जो है ये सिर्फ कैटाबोलिज्म के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। तो ओपेरॉन जो है ये जैसे अपन ने बोला कि ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है पर्टिकुलर मेटाबोलाइट के, तो ये आपका एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब हमने क्या बोला है कि ये आपका सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, कैटाबोलिज्म मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आपको सिंथेसिस करना है, एनाबोलिज्म करना है, तो उसके लिए भी आपके पास में ओपेरॉन्स होते हैं। कोई मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए भी आपके पास में ओपेरॉन्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एनाबोलिक जो ओपेरॉन है इसमें एग्जांपल है ट्रिप ओपेरॉन का, ठीक है। और कैटाबोलिक जो ओपेरॉन है इसमें एग्जांपल है आपके पास में लैक ओपेरॉन का, ठीक है। अब देखो कि जब भी हम एनाबोलिक ओपेरॉन एंड कैटाबोलिक ओपेरॉन की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास में जो जीन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओपेरॉन इन पर्टिकुलर प्रोसेस उसको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ पे आपके पास एनाबोलिज्म में अगर इन्वॉल्व है वो तो इसको अपन बोलते हैं रिप्रेसिबल, और अगर वो आपका कैटाबोलिज्म में इन्वॉल्व है मतलब ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है तो उसको बोला जाता है इंड्यूसिबल। अब इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल आप क्यों बोलोगे, तो इसका भी रीज़न है। ओपेरॉन जिस मेटाबोलाइट के मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व है मतलब आपका लैक्टोज, ठीक है। आपका जो लैक्टोज रहेगा ये मेटाबोलाइट है और ये अगर आपके ओपेरॉन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, इंड्यूसिबल। तो जैसे अपन ने बोला कि कोई भी मेटाबोलाइट के मेटाबॉलिज्म के लिए ओपेरॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे
जो ओपेरॉन है ये आपको एक्सप्रेस कब करना है, जब हमारे पास में लैक्टोज होगा। तो लैक्टोज होगा, ओपेरॉन एक्सप्रेस होगा, ओपेरॉन एक्सप्रेस होने के बाद में नंबर ऑफ आपके पास में एंजाइम्स आएंगे। एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व रहेंगे किसके लिए, आपके लैक्टोज के ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब लैक्टोज को यूटिलाइज अगर करना है आपको तो ओपेरॉन को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो लैक्टोज जब आपका प्रेजेंट रहेगा, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो ये आपका ओपेरॉन को क्या करेगा, ऑन करेगा। ठीक है, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो ये आपके ओपेरॉन को ऑन करेगा। ऑन करेगा मतलब इंड्यूस करेगा। ओपेरॉन अगर आपका इंड्यूस्ड हो गया तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट। ठीक है, अगर हम बात करते ट्रिप ओपेरॉन की, तो ट्रिप ओपेरॉन जो है ये एनाबोलिज्म के लिए इन्वॉल्व है। मतलब किसके एनाबोलिज्म के लिए, किसके सिंथेसिस के लिए, ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए। तो ट्रिप्टोफैन जो है इसका आपको सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन जो है इसके आपके जो भी सबस्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, तो जो भी आपका सबस्ट्रेट रहेगा इससे आपको सिंथेसिस करना है। तो अगर ये ओपेरॉन आपका एक्सप्रेस होता है, ठीक है, अगर ये ओपेरॉन आपका एक्सप्रेस होता है तो ये अगर एक्सप्रेस होगा तो एंजाइम बनेगा। एंजाइम बनेगा तो सबस्ट्रेट से ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा, और ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस हो गया मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो अभी हमें ट्रिप्टोफैन बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी आपके सेल में पहले से ट्रिप्टोफैन बना है तो आपको ट्रिप्टोफैन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिप्टोफैन बनाने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब आपको ओपेरॉन को भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओपेरॉन एक्सप्रेस किया तो ट्रिप्टोफैन फिर से बनेगा। इसलिए जो मेटाबोलाइट है इस ओपेरॉन का, दैट इज ट्रिप्टोफैन, इट इनिबिट दी ओपेरॉन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, आपके ओपेरॉन को इनिबिट करेगा। तो ट्रिप्टोफैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिबिशन ऑफ ओपेरॉन, और ओपेरॉन अगर इनिबिट होता है तो आपका ओपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओपेरॉन एक्सप्रेस नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे तो आपका ट्रिप्टोफैन का फर्दर सिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इस ओपेरॉन का जो मेटाबोलाइट है ट्रिप्टोफैन, वो अगर प्रेजेंट है तो वो उस ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को इनिबिट कर रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मतलब उसका खुद का मेटाबोलाइट ही उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस करता है। लैक ओपेरॉन के केस में अपन क्या बोल रहे हैं कि ये ओपेरॉन जो है ये एक्सप्रेस तब होता है जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट है। तो इसका जो मेटाबोलाइट है ये इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, और इसका एक्सप्रेशन अगर आपका बढ़ गया तो एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम इन्वॉल्व होंगे किसके लिए, आपके मेटाबोलाइट के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की, तो वो आपके लिए रिप्रेसिबल होता है, और जो आपका लैक ओपेरॉन होता है ये आपके लिए इंड्यूसिबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो आपके ओपेरॉन्स है, ये ओपेरॉन्स अगर आपके कैटाबोलिक है तो वो हमेशा आपके इंड्यूसिबल होते हैं, और ओपेरॉन अगर आपके एनाबोलिक है तो वो हमेशा आपको क्या मिलेंगे, रिप्रेसिबल मिलेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे ये हो गया सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन। ठीक है, मेटाबोलाइट आपका इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें जो है इसको क्लियर करना है। इंड्यूसिबल किसको बोलोगे, रिप्रेसिबल किसको बोलोगे, और ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप 4 मार्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये जो आपके इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, ये ज़रूरी नहीं है कि अपन लैक ओपेरॉन ट्रिप ओपेरॉन पढ़ रहे हैं तो आपको पेपर में भी लैक और ट्रिप ही आएगा। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी ओपेरॉन के ऊपर बना सकते हैं,
तो अगर आपको बोला गया है कि अरेबिनोज जो है इसके ऑक्सीडेशन के लिए ओपेरॉन आपका एक्सप्रेस होता है। तो ओपेरॉन ऑफ अरेबिनोज जिसको अपन अरा ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है, या अरेबिनोज ओपेरॉन बोलते हैं। तो अरेबिनोज ओपेरॉन जो है इट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अरेबिनोज, तो वो आपका इंड्यूसिबल होगा या रिप्रेसिबल होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इंड्यूसिबल, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है। तो अरेबिनोज जब रहेगा तभी आप उसको ऑक्सीडाइज कर पाओगे। तो अरेबिनोज अगर आपके सेल में बढ़ा है तो ही वो क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को ऑन करता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपके जैसे ट्रिप का एग्जांपल लिया तो अपन आप दूसरे अमीनो एसिड का ले सकते हो। आप बोलोगे कि हिस्टिडीन का जो ओपेरॉन है ये हिस्टिडीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो आपको पूछा जाएगा कि हिस्टिडीन ओपेरॉन जो है ये रिप्रेसिबल होता है या इंड्यूसिबल होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो रिप्रेसिबल होता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है हिस्टिडीन के सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं लैक ओपेरॉन के ऊपर, ठीक है। लैक ओपेरॉन जो है इसमें दो टाइप के जीन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा होता है रेगुलेटरी जीन। तो लैक ओपेरॉन में ये दो जीन्स आपके काम करते हैं, रेगुलेटरी जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे
अब देखो कि जो आपका स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन, ये जो दो अलग अलग आपके जीन हैं, इसमें ये आपका लैक आई जीन, ठीक है, उसके बाद ये आपका लैक जेड जीन, ये आपका लैक वाई जीन, और ये आपका लैक ए जीन, ठीक है। ये अलग अलग आपके जीन्स है, और हमारे पास ओपेरॉन के लिए प्रोमोटर है, ठीक है। तो ये आपके दो प्रमोटर्स, ये आपका ऑपरेटर रीजन, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटर 1 2 3, ऑपरेटर जो रीजन है, ये 3 ऑपरेटर रीजन आपके लैक ओपेरॉन में होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर 1 की अगर अपन बात करते तो ऑपरेटर 1 का 5 प्राइम एंड जो है ये 3 प्राइम एंड ऑफ प्रमोटर के साथ में फ्यूज स्टेट में है। तो ऑपरेटर और प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका प्रमोटर है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आपका प्रमोटर जो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ में, आपके ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। और जो जीन है वो आपका ओवरलैप कर रहा है किसके साथ में, आपके 3 प्राइम एंड ऑफ ऑपरेटर के साथ में। तो अपन ऐसे बोल सकते कि ये आपका 5 प्राइम एंड, ये आपका 3 प्राइम एंड, तो ये आपका लैक जेड जीन है और ये आपका प्रोमोटर है। तो बीच में आपका क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर जो है ये यहाँ से यहाँ तक है। तो 3 प्राइम एंड ऑफ प्रमोटर ओवरलैप विद दी ऑपरेटर, 5 प्राइम एंड ऑफ लैक जेड जीन ओवरलैप विद दी ऑपरेटर, ठीक है। तो आपका जो 3 प्राइम एंड रहेगा प्रमोटर का, ये प्रमोटर 3 प्राइम एंड, ठीक है। यहाँ से ये ऑपरेटर आपका, और लैक जेड का ये 5 प्राइम एंड। तो प्रमोटर के साथ में आपका जो लैक जेड जीन है ये, और प्रमोटर जो है ये ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो लैक जेड जीन और आपका ये प्रमोटर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर के साथ में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये आपके लैक जेड वाई एंड ए, ये तीनों भी जो आपके जीन्स है उसके लिए आपके पास कॉमन प्रमोटर एंड ऑपरेटर रीजन है, ठीक है। लैक आई जीन जो होता है इसके लिए इसका खुद का क्या है, अलग प्रमोटर रीजन है, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे बोला है कि आपका जो लैक ओपेरॉन है इसमें 2 टाइप के आपको जीन्स मिलेंगे, एक मिलेगा रेगुलेटरी जीन और दूसरा मिलेगा आपको स्ट्रक्चरल जीन। तो ये हमारा लैक आई जो है ये आपका रेगुलेटरी जीन होता है, ठीक है। तो जो हमने ओपेरॉन वाले जीन्स निकाले हैं वो हमारे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास में लैक जेड वाई एंड ए है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर के साथ में अगर बाइंडिंग करता है तो प्रोमोटर के साथ में बाइंडिंग करने के बाद में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन अगर स्टार्ट होता है तो एमआरएनए प्रोड्यूस होगा फ्रॉम
लैक जेड टू द लैक ए, ठीक है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा इफ आरएनए पॉलीमरेज इज एक्सेसिबल, ठीक है। तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ये अगर एक्सेसिबल होगा, वो आपका बाइंडिंग करता है। तो आरएनए, इफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट प्रमोटर, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर के साथ में बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा तो यहाँ पे आपके पास में एमआरएनए बन जाएगा, जिसका ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये लैक ए, ये लैक वाई और ये लैक जेड। इसका अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो ट्रांसलेशन करने के बाद में आपको 3 प्रोटीन्स मिलेंगे। एक मिलेगा टेट्रामेरिक प्रोटीन, दैट इज़ लैक जेड का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपका टेट्रामेरिक होता है। तो सारे आपके मोनोमेरिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगे या सब यूनिट रहेंगे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, और पहला जो आपका प्रोटीन है वो बन जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो पहला प्रोटीन आपका बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो आपका प्रोडक्ट है किसका, लैक जेड का। दूसरा जो है ये आपका 12 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हलाइसेस वाला दूसरा बनेगा, जो एक आपका एक पोर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा लैक्टोज परमिएस, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में ये लैक्टोज परमिएस जो है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ लैक वाई, और तीसरा हमारे पास में प्रोड्यूस हो जाएगा थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज ये जो आपका थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज ये आपका प्रोडक्ट है किसका, लैक ए का, ठीक है। तो इन दिस वे आपके पास में ये लैक ओपेरॉन अगर एक्सप्रेस होता है तो आपको ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर लैक आई जो है ये अगर आपका एक्सप्रेस होता है तो एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए अगर बनता है तो प्रोटीन बनेगा। ये जो आपका प्रोटीन है इसको बोला जाता है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, जो क्या होता है आपका एक्टिव होता है। और रिप्रेसर प्रोटीन अगर आपका एक्टिव है तो ये आपका बाइंड हो सकता है किसके साथ में, आपके ऑपरेटर रीजन के साथ में। तो इन दिस वे आपका जो लैक ओपेरॉन होता है इसमें अपन ने 2 टाइप के जीन्स पढ़े, एक पढ़ा स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा पढ़ा रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन में 3 टाइप के जीन है, जेड, वाई एंड ए, और रेगुलेटरी जीन जो है ये इसमें है आपका लैक आई, जो रेगुलेटरी जीन होता है जो आपका रिप्रेसर को प्रोड्यूस करता है। तो अभी लैक ओपेरॉन जो है इसका जो रेगुलेशन है ये कैसे होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन कैसे होता है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है।